धर्मपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। इस वीडियो के अंतर्गत हम शेरशाह सूर व उसके शासन प्रबंध के बारे में चर्चा करेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह सूर ने अपने बाहुबल, चातुर्य, प्रशासनिक योग्यता के बल पर जो प्रसिद्धि प्राप्त की थी वह उस समय के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। हुमायूं के भारत से 15 वर्षों के निर्वासित काल में जिस सूर राजवंश ने भारत पर शासन किया, उसकी स्थापना शेरशाह सूर ने की थी। शेरशाह ने एक बार कहा था, अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र बना रहा तो मैं मुगलों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दूंगा। इस कथन को चरितार्थ करने में वह सफल रहा। शेरशाह का शासनकाल 2 कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तो इसलिए कि अंतिम बार एक अफगानी राजवंश दिल्ली के सिंहासन पर पुनः स्थापित हुआ था। दूसरा कारण इसलिए कि शेरशाह ने देश की प्राचीन शासन व्यवस्था को पुनर्जीवित कर उसमें उपयोगी और आवश्यक सुधार किए, जिससे जनता को शांति, सुव्यवस्था और समृद्धि प्राप्त हुई। शेरशाह एक ऐसा व्यक्ति था कि जो कुछ भी उसने प्राप्त किया वह केवल स्वयं के पुरुषार्थ से प्राप्त किया था और एक साधारण व्यक्ति से ऊपर उठकर हिंदुस्तान के सम्राट के पद पर पहुंचा था। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था। उसका दादा इब्राहिम सूर अपने पुत्र हसन खां के साथ, जो शेरशाह का पिता था, अफगानिस्तान की नौकरी की तलाश में हिंदुस्तान आया था। उन्होंने हरियाणा के जागीरदार महावत खां सूर और दाऊद के यहाँ नौकरी कर ली और यहीं पर हसन खां की एक पत्नी ने फरीद का जन्म हुआ। शेरशाह के जन्म के संदर्भ में इतिहासकारों के अंतर्गत एक राय नहीं है। उसके जन्म स्थान और जन्म तिथि के संदर्भ में इतिहासकारों में अलग अलग राय दिखाई देती है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव तथा डॉक्टर R.P. त्रिपाठी ने फरीद का जन्म 1472 ईस्वी को होना बताया है, जबकि डॉक्टर कानूनगो के अनुसार उसका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। कुछ समय बाद हसन खां ने हिसार फिरोजा के जमाल खां के यहाँ नौकरी कर ली। जब सिकंदर लोदी के समय में जमाल खां को बिहार में जौनपुर की जागीर दे दी गई तो वह शेरशाह के पिता हसन खां को भी अपने साथ ले गया, क्योंकि उसकी सेवा से वह बहुत संतुष्ट था। वहाँ उसने सहसराम, ख्वासपुर, टांडा की जागीर है वह शेरशाह के पिता को दे दी। हसन के 4 पत्नियां और 8 पुत्र थे। फरीद और निजाम पहली पत्नी से थे। हसन अपनी चौथी पत्नी से अधिक प्रभावित था, अतः उसने पहली पत्नी के बच्चों की परवाह नहीं की। इस कारण फरीद अपने पिता से झगड़ा करके 22 वर्ष की आयु में जौनपुर चला गया। वहाँ उसने अरबी, फारसी व्याकरण, सुप्रसिद्ध ग्रंथ सिकंदरनामा, गुलिस्ता, बोस्ता का अध्ययन किया। उसने अपनी प्रतिभा से अपने पिता के मालिक जमाल खां को भी प्रभावित किया, जिसने पिता पुत्र के मध्य समझौता करा दिया और हसन खां को अपनी जागीर का प्रबंध फरीद के हाथ में सौंपने का आदेश दिया। फलस्वरूप हसन ने अपनी जागीर का प्रबंध फरीद को सौंप दिया। यहीं से फरीद की प्रशासनिक योग्यता व किस प्रकार व्यक्तियों को काम करवाया जाए, यहाँ से उसकी जो निपुणता है वह इतिहास में दर्ज होने लग जाती है। जागीर के प्रबंधक के रूप में शेरशाह ने 1511 से 1519 ईस्वी के मध्य महत्वपूर्ण प्रयोग किए। जौनपुर से आकर फरीद सहसराम में अपने पिता की जागीर का प्रबंध देखने लगा। उसने अगले 8 वर्ष तक बड़ी योग्यता व कुशलता से यह कार्य किया। जिन जमींदारों ने जरा सी भी सिर उठाया उन्हें उसने कठोरता से दबा दिया और दीवानी और फौजदारी अधिकारियों को कड़े नियंत्रण में रखा और प्रजा को शांति और सुव्यवस्था प्रदान की। उसने किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा और प्रत्येक किसान के साथ न्यायोचित व्यवहार किया। थोड़ी समय में परगने समृद्ध हो गए तथा किसान और सिपाही संतुष्ट होने लग गए, लेकिन उसकी इस सफलता से उसकी सौतेली माँ उससे और अधिक जलने लगी। 1519 ईस्वी में आते आते उसकी सौतेली माँ और उसके भाइयों के कारण उसका अपने पिता से पुनः झगड़ा उत्पन्न हो गया। अतः वह आगरा में सुल्तान इब्राहिम लोदी के दरबार में पहुंच गया। उसने प्रार्थना की
कि उसके पिता की जागीर उसे दे दी जाए। इब्राहिम ने उस समय तो नहीं, परंतु एक वर्ष बाद 1520 ईस्वी में जब हसन खां की मृत्यु हो गई तो फरीद को उसके पिता की जागीर दे दी गई और उसने जाकर अपनी जागीर पर अधिकार कर लिया। लेकिन अपने सौतेले भाइयों के साथ जागीर को लेकर उसका झगड़ा शुरू हो गया और इन्हीं झगड़े झंडों के कारण फरीद अधिक दिनों तक जागीर का सुख नहीं भोग सका। अब शेर खां है, वह अपने सौतेले भाइयों के कारण परेशान हो गया था, इसलिए वह दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी पर चला गया। यहाँ शेर को बिना हथियार के मार देने के कारण बहार खां ने उसे शेर खां की उपाधि से विभूषित किया। बहार खां ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे अपने लड़के जलाल खां का संरक्षक और उसके पश्चात दक्षिण बिहार का उप सूबेदार नियुक्त कर दिया। इस प्रकार शेर खां ने अपने बाहुबल के बल पे यहाँ से राजनीतिक नियुक्तियाँ प्राप्त करना शुरू कर दिया। शेर खां मुगलों की सेवा में किस प्रकार जाता है, यह देखते हैं। शेर खां को इस तरह उन्नति करते देखकर दक्षिण बिहार के लोहानी तथा अन्य सरदार उसे जलने लगे और उन्होंने उसके विरुद्ध बहार खां के कान भरने शुरू कर दिए। अफगानों के लिए यह बड़ा नाजुक समय था, जबकि पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था और हिंदुस्तान की सत्ता अफगानों के हाथ से निकलकर मुगलों के हाथों में चली गई थी। बहार खां ने सुल्तान मोहम्मद शाह की उपाधि धारण कर अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। शेर खां पर महमूद लोदी के साथ होने का आरोप लगाकर उसके शत्रुओं ने मोहम्मद शाह को भड़काने में सफलता प्राप्त की। फलस्वरूप शेर खां को दक्षिण बिहार छोड़ना पड़ा। ऐसी स्थिति में वह बाबर की सेवा में चला गया, जहां उसने मुगलों के सैनिक संगठन और रणनीति को अपनी आंखों से देखा और अच्छी तरह समझा परखा। चंदेरी के युद्ध के दौरान वह मुगल सेवा में था। उस समय बाबर ने शेर खां के बारे में कहा था, यह अफगान छोटी छोटी बातों से पीछे हटने वाला आदमी नहीं है, यह आगे चलकर बड़ा आदमी हो सकता है। शेर खां पर अच्छी तरह से ध्यान रखो, वह चतुर आदमी है और उसके मस्तक पर शाही चिन्ह दिखाई देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 15 महीने मुगलों की सेवा में रहने के बाद अपनी जागीर वह वापस चला गया, बिहार का डिप्टी सूबेदार। इस प्रकार शेर खां पुनः मोहम्मद शाह की सेवा में बिहार आ गया और मोहम्मद शाह ने उसे फिर अपने लड़के जलाल खां का संरक्षक नियुक्त कर दिया। 1528 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी दूदू बीबी ने शेर खां को अपना सहायक नियुक्त कर दिया, क्योंकि उसका लड़का जलाल खां अभी नाबालिग था। डिप्टी गवर्नर की हैसियत से उसने शासन प्रबंध एवं सेना का पुनर्गठन किया। इसके साथ ही उसने अपने अफगान अनुयायियों का एक ऐसा दल भी संगठित किया जो उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहता था। इसी समय इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी भागकर बिहार आया और मुगलों के खिलाफ अफगानों को संगठित करने लगा। शेर खां अनिच्छा से घाघरा की लड़ाई में मुगलों के खिलाफ लड़ा, जिससे अफगानों की हार हुई। महमूद लोदी तो युद्ध क्षेत्र में शत्रु से मोर्चे लिए बिना ही भाग खड़ा हुआ। अफगान सरदारों में से अधिकांश ने, जिनमें शेर खां भी सम्मिलित था, बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। शिशु सुल्तान जलाल खां को बाबर की अधीनता स्वीकार करने तथा वार्षिक कर चुकाने की शर्त पर बाबर द्वारा दक्षिण बिहार वापस सौंप दिया गया। शेर खां को उसकी जागीर पुनः मिल गई। घाघरा के युद्ध के बाद शेर खां को पुनः जलाल खां का संरक्षक और बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। नियुक्ति के पश्चात शेर खां प्रांत के शासन सुधार और उसे सुव्यवस्थित करने में जी जान में से जुट गया। इसके कुछ समय बाद दूदू बीबी का स्वर्गवास हो गया और संपूर्ण शासन सत्ता इस प्रकार शेर खां के हाथ में आ गई, क्योंकि जलाल खां अभी नाबालिग था। इस परिस्थिति का शेर खां ने पूरा लाभ उठाया। उसने सेना पर अपना प्रभाव और प्रभुत्व स्थापित किया। अपने परखे हुए आदमियों को शासन और सेना के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, परंतु शेर शाह ने उसे परास्त कर दिया। अपने पड़ोसी शक्तिशाली शासक पर विजय से शेर खां की प्रसिद्धि काफ़ी बढ़ गई। शेर खां को इस प्रकार बढ़ते देखकर लोहानी सरदार जल उठे। जो आदमी कभी उनके सरदार का नौकर रह चुका था, इस प्रकार प्रतिष्ठा पाए, वह उन्हें ऐसे ही हो गया। इन लोगों ने जलाल खां के कान भरे और उसे शेर खां के विरुद्ध भड़काया। इतने से ही संतुष्ट न होकर
इन लोगों ने शेर खां की हत्या तक करने का षड्यंत्र रचा, किंतु वे सफल नहीं होते हैं। तब उन्होंने बंगाल के शासक नुसरत शाह से सहायता मांगी। जब उसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिली तो वे जलाल खां को लेकर बंगाल भाग गए। जलाल खां के स्वयं भाग जाने से अब शेर खां दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन गया और हजरत ए आला की उपाधि धारण कर राजकाज चलाने लगा। इसी दौरान 1530 ईस्वी में चुनार के पूर्व गवर्नर ताज खां की विधवा पत्नी लाड मलिका से शादी कर लेने पर उसे चुनार का प्रसिद्ध दुर्ग और खजाना भी प्राप्त हो गया, जो सैनिक और आर्थिक दृष्टि से उसे बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ। इन सफलताओं से उसकी विजय लालसा एवं महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गई और वह एक स्वतंत्र शासक बनने के स्वप्न देखने लगा। अब इसी समय बाबर की मृत्यु के बाद में हुमायूं मुगल शासक बन गया था। स्वाभाविक है, शेरशाह स्वयं स्वतंत्र शासक बनना चाहता था, तो इसलिए उसका हुमायूं के साथ संघर्ष होना असंभव हो गया था। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं जैसे ही सम्राट बना, अफगानों ने इस स्थिति का लाभ उठाने का निश्चय किया। महमूद लोदी एक बार फिर बिहार में आया और अफगानों को संगठित करना शुरू किया। उसने शेर खां से सहायता मांगी, उसे आश्वस्त किया कि मुगलों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात दक्षिण बिहार का संपूर्ण प्रदेश उसे वापस कर दिया जाएगा। शेर खां भी अनिच्छा से महमूद लोदी के गठबंधन में सम्मिलित हो गया। अगस्त 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पर हुमायूं का अफगानों के साथ युद्ध हुआ, जिसमें अफगानों की भयंकर पराजय हुई और उसका नेता महमूद लोदी उड़ीसा की तरफ भाग गया। वहीं पर 1542 में उसका निधन हो गया। महमूद लोदी के राजनीति क्षेत्र से हटते ही शेर खां को अफगानों का नेतृत्व प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हो गया। अब हुमायूं ने आगे बढ़कर चुनार के किले का घेरा डाल दिया, जो शेर खां के अधिकार में था, किंतु 4 महीने के घेरे के पश्चात ही हुमायूं उसे जीत नहीं सका। इस दौरान उसे गुजरात की तरफ से कुछ चिंताजनक समाचार मिले। फलस्वरूप हुमायूं ने शेर खां से संधि करना ही उचित समझा। चुनार का दुर्ग शेर खां के पास इस शर्त पर रहने दिया गया कि वह मुगल अधीनता स्वीकार करेगा और 500 सैनिकों का एक दल अपने पुत्र के नेतृत्व में मुगल सेवा में रखेगा। शेर खां के लिए यह समझौता हानिकारक नहीं था, अतः संधि हो गई और हुमायूं लौट गया। यह हुमायूं की एक भयंकर भूल है, वह साबित हुई, क्योंकि आगे चलकर यही शेर खां ने हुमायूं को भारत से खदेड़ दिया। चुनार के घेरे के समय बंगाल के शासक ने शेर खां के विरुद्ध शत्रुता का व्यवहार किया था, अतः शेर खां ने हुमायूं को गुजरात और मालवा में व्यस्त होते देखकर बंगाल की ओर कदम बढ़ाए। उसने बंगाल पर आक्रमण किया। 1534 ईस्वी में दोनों सेनाओं के मध्य सूरजगढ़ का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, जिसमें शेर खां की पूर्ण विजय हुई और उसे बंगाल की सेना का समस्त कोस, तोपखाना, हाथी आदि हाथ लगे। इससे शेर खां का साहस इतना बढ़ गया कि वह अब अपने विरोधियों को खुली चुनौती देने लगा। 1536 ईस्वी में उसने फिर बंगाल पर आक्रमण किया और वहां के नए शासक गयासुद्दीन महमूद से 13 लाख रुपए प्राप्त किए। 2 बार बंगाल के शासक को हरा देने के बाद शेर खां की लालसा और बढ़ गई। वह बंगाल को पूर्ण विजय करना चाहता था। अतः 1537 ईस्वी में शेर खां ने फिर बंगाल पर आक्रमण किया। शेर खां को बंगाल पर अधिकार करने में ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं हुई। 1537 ईस्वी में हुमायूं शेर खां की शक्ति को दबाने के लिए रवाना हुआ। चुनार पहुंचकर उसने चुनार के किले का घेरा डाल दिया, जो शेर खां के अधिकार में था, किंतु किले को जीतने में ही उसे 6 महीने लग गए। इस बीच शेर खां ने गौड़ को जीत लिया और जहां उसे अपार कोष मिला। 1538 ईस्वी में शेर खां ने चालाकी से दक्षिण बिहार के हिंदू राजा से रोहतासगढ़ का दुर्ग है वो प्राप्त कर लिया। रोहतासगढ़ देश के सुदृढ़ किलों में से एक था। यहाँ पर शेर खां ने न केवल अपने परिवार को रख दिया, बल्कि गौड़ से प्राप्त खजाने को भी यहाँ पर पहुँचा दिया और बाद में हुमायूं से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गया। इसी समय हुमायूं ने बंगाल के शासक ने अत्यंत कायरतापूर्ण शब्दों में सहायता प्राप्त की, अर्थात बंगाल के शासक ने हुमायूं से सहायता के लिए प्रार्थना की।
हुमायूं जो इस समय शेर खां से संधि कर चुका था, संधि को तोड़कर गौड़ की तरफ बढ़ा। उसे गौड़ पर अधिकार कर लिया। वहां 8 महीने तक रंगरेलियां मनाता रहा। इसी बीच शेर खां ने तेलियागढ़ी से लेकर कन्नौज तक के संपूर्ण प्रदेश पर अधिकार कर हुमायूं के वापस लौटने का मार्ग रोक दिया। आगरा से समाचार न आने पर हुमायूं गौड़ से वापस आगरा की ओर रवाना हुआ, लेकिन चौसा नामक स्थान पर शेर खां ने उसका रास्ता रोक दिया। अंत में 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेर खां के बीच में चौसा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं को हार कर भागना पड़ा। चौसा की विजय अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। डॉक्टर के.आर. कानूनगो ने कहा है कि चौसा की लड़ाई से पूर्व यदि शेर खां से बंगाल में छेड़छाड़ न की जाती तो वह मुगलों के अधीन रहने में ही संतुष्ट रहता। एक ही झटके में उसने बंगाल और बिहार के साथ जौनपुर को भी अपने स्वतंत्र राजसत्ता के अंतर्गत ले लिया और अब वह मुगल बादशाह से बराबरी का दावा कर सकता था। अब उसकी यह इच्छा हुई कि मुगलों को भारत से निकालकर स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा जाए। अतः उसने इस विजय के उपरांत अपना राजाभिषेक करवाया, शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, खुतबा पढ़वाया। बंगाल में जिस छोटी सी सेना को हुमायूं छोड़ आया था, उसे परास्त कर उसने बंगाल पर पुनः अधिकार कर लिया। इस प्रकार चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह बंगाल व बिहार का शासक बन गया। इसके पश्चात 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने फिर हुमायूं को पराजित किया और उसे दर दर ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। कन्नौज के युद्ध के बाद आगरा, दिल्ली, संभल, ग्वालियर, लाहौर आदि सभी स्थानों पर शेरशाह ने अपना अधिकार कर लिया और हुमायूं को हिंदुस्तान से खदेड़कर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और हुमायूं को हिंदुस्तान से और बाहर निकालने के लिए एक सेना की टुकड़ी है उसके पीछे लगा दी। इस प्रकार 1540 से 1545 ईस्वी के मध्य में शेरशाह ने दिल्ली के ऊपर अपना शासन है वो स्थापित किया। शासक बनने के बाद शेरशाह ने 1541 ईस्वी में गखर प्रदेश के ऊपर विजय प्राप्त की। वहाँ के जो विद्रोही थे उनको शक्ति के बल पर शेरशाह ने दबा दिया। 1541 ईस्वी में शेरशाह ने बंगाल में एक नई व्यवस्था स्थापित की। संपूर्ण बंगाल को सरकारों में अर्थात जिलों में विभक्त कर दिया गया और प्रत्येक सरकार में एक सिकदार की नियुक्ति कर दी, जो अपने क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व उसे सौंपा गया। इन सिकदारों की नियुक्ति की बादशाह ही करता था। वे सब उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे, अर्थात सीधे जो सुल्तान होता है या जो शासक होता है उसी के प्रति वे उत्तरदायी होते थे। इसी प्रकार 1542 ईस्वी में शेरशाह ने मालवा के ऊपर विजय प्राप्त की। 1543 ईस्वी में चंदेरी के शासक चंदेरी की जो आसपास का जो इलाका है वहाँ पर अधिकार किया और रायसीन के शासक पूरनमल को भी 1543 में धोखे से रायसीन के ऊपर उसने अधिकार किया। 1543 ईस्वी में शेरशाह ने मुल्तान व सिंध के ऊपर अधिकार किया। 1544 तक आते आते हम देखते हैं कि शेरशाह है वो राजस्थान की ओर कदम बढ़ाता है, क्योंकि हुमायूं मारवाड़ के शासक मालदेव के पास में शरण के लिए पहुंच जाता है। यह स्थिति शेरशाह के लिए अनुकूल नहीं थी, उसे चुनौती मिल सकती थी। इसलिए शेरशाह ने 1544 में एक विशाल सेना लेकर के मारवाड़ की ओर कदम बढ़ाए और वहाँ पर शेरशाह एवं मालदेव की सेनाओं के मध्य में गिरी सुमेल का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। यद्यपि शेरशाह ने कूटनीति के बल पर मालदेव को युद्ध से पहले ही मैदान छोड़ने के लिए विवश कर दिया, लेकिन जैता एवं कुपा नामक उसके जो सेनापति थे उन्होंने मालदेव को कड़ी चुनौती दी और इस युद्ध में शेरशाह की स्थिति है वह बड़ी ही नाजुक हो गई थी। उसे युद्ध मैदान में ही नमाज के लिए विवश होना पड़ गया था। इसी समय दिल्ली से शेरशाह की सहायता के लिए एक सेना की टुकड़ी पहुंच गई, इसलिए शेरशाह का पलड़ा पुनः भारी हो गया और उसे विजय प्राप्त हो गई। इस युद्ध के बाद शेरशाह के मुख से अनायास शब्द निकल गए थे, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मारवाड़ की विजय के बाद शेरशाह ने मेवाड़ पर अधिकार किया। मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने दुर्ग की चाबियां हैं वह शेरशाह को सौंप दी। शेरशाह इससे संतुष्ट हो गया।
1545 में शेरशाह ने कालिंजर के ऊपर आक्रमण किया। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था और यहीं पर हम देखते हैं कि इसी घेरे के दौरान 22 मई 1545 को किले की दीवार को गोला बारूद से उड़ाने की जो योजना बनाई जा रही थी, तो उस बारूद का एक गोला किले की दीवार से टकराकर वापस शेरशाह के खेमे में आकर गिर गया, जिसके कारण विस्फोट हुआ और शेरशाह उसी विस्फोट में झुलस गया और उसी के दौरान हम देखते हैं कि शेरशाह का निधन है वो हो जाता है।